हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स, मतलब आय कर। ठीक है। आयकर में आज का जो हमारा टॉपिक है, नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। नया हमारा चैप्टर है डेप्रिसिएशन, जो बिजनेस प्रोफेशन के लिए काफी उपयोगी। चैप्टर का नाम है हमारा हरास। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले ये जानिए। डेप्रिसिएशन की परिभाषा अंडर सेक्शन 32 में कही गई है। वो होता क्या है? किसी भी अस्थाई संपत्ति पर, ध्यान से समझिएगा, किसी भी अस्थाई संपत्ति के निरंतर प्रयोग होने पर या समय व्यतीत होने पर उसके मूल्य में जो कमी आती है उसी को ह्रास कहा जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में मान लीजिए कि ये हमारा एक साइकिल है। क्या है? साइकिल है। और इसकी कीमत है हमारी 5,000 रुपया। मैंने ये साइकिल खरीदा और जैसे ही खरीद कर लाए, ठीक 1 वर्ष बाद इस साइकिल को हम बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? मान के चलिए मैक्सिमम 3,000 रुपये। ये क्यों 3,000 में बेचे? 3,000 में इसलिए बिका कि इसके दो मुख्य रीजन है। पहला है निरंतर प्रयोग के कारण, और दूसरा है समय व्यतीत के कारण, व्यतीत होने के कारण। इन दो कारणों से, कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन ये दो मुख्य कारण है कि उस संपत्ति का हमने निरंतर प्रयोग किया, उस साइकिल का लगातार हमने प्रयोग किया, और मान के चलिए हमने प्रयोग नहीं किया, ला के रख दिए, तो वहां पे समय व्यतीत हुआ। इसके कारण इस साइकिल के मूल्य में हमारी कितनी की कमी आई? 2,000 रुपये की कमी आई। तो इसी कमी को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन या ह्रास कहा जाता है। क्लियर? हमें इसमें डेप्रिसिएशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, वो अकाउंट का पार्ट है। देखिए, इनकम टैक्स में और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे संपत्ति के टूट फूट के कारण, उसके अप्रचलन के कारण, नए आविष्कार होने के कारण, बाजार मूल्यों में उतार चढ़ाव होने के कारण, बहुत सारे कारण से उसके मूल्य में यदि कमी आ जाती है तो ह्रास कहा जाता है। एक चीज और भी है कि एक ऐसी संपत्ति है जिसका नाम है भूमि, मतलब लैंड। इस पर ह्रास नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अस्थाई संपत्तियों में भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता, क्योंकि भूमि कभी ह्रासित नहीं होती है, अर्थात इसका मूल्य कभी कम नहीं होता। बाकी सारी संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है। इनकम टैक्स में यह भी दिया गया है कि इनकम टैक्स के अंतर्गत ह्रास की कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इनकम टैक्स में ह्रास की अस्थाई किस्त पद्धति, ठीक ना, मतलब इंस्टॉलमेंट मेथड पद्धति, और दूसरा होता है क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति, इन्हीं दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणित विधि हमारा क्रमागत ह्रास पद्धति होता है। प्रश्न यह है कि डेप्रिसिएशन लगाया क्यों जाता है, इसके लगाने के क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं, यह जानना मुख्य जरूरी है। किसी भी कारोबार या किसी भी व्यवसाय के सही लाभ या हानि की जानकारी के लिए, सही लाभ या हानि की जानकारी के लिए ह्रास को लगाना आवश्यक है। किस चीज के लिए? सही लाभ एंड हानि की जानकारी के लिए डेप्रिसिएशन को लगाना एकदम अनिवार्य होता है। क्योंकि हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि हमारी संपत्तियों का वैल्यू एकदम शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारे पास कोई एसेट्स बचेगी नहीं। इसीलिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है
कि कारोबार में जिन संपत्तियों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन संपत्तियों का प्रयोग करने के बदले में एक निश्चित मूल्य कम कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, वो एक्सपेंसेस में हमारा चला जाता है, उसको बैलेंस बचा के रखा जाता है ताकि हम एक नई संपत्ति को प्रतिस्थापित कर सके, ला सके, अपने कारोबार में लगा सके। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो क्या होता है इसका परिणाम? एक समय के बाद हमारी संपत्तियां बेकार हो जाती है, हमारे पास कोई एसेट्स नहीं बचता है, क्योंकि हरास न लगाने से प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता है, लेकिन वही डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा मतलब सही होगा, एग्जैक्ट होगा, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को लगाते हैं। लेकिन ये सारे पार्ट्स आपके अकाउंट्स के। इनकम टैक्स में क्या है कि हरास क्यों लगाया जाता है, हरास लगाने की प्रमुख बातें क्या, हरास लगाने के नियम क्या, इसको हम इधर लिखते हैं, हरास लगाने के नियम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रमुख बातें। माने हरास लगाने के मेन पॉइंट्स हमारे क्या हैं, क्यों हरास लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किस ढंग से डेप्रिसिएशन को हम चार्ज करते हैं इनकम टैक्स। हरास लगाने संबंधी बहुत सारे नियम दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से पहला हमारा नियम है कि हरास तभी लगाया जाता है जब करदाता उस संपत्ति का स्वामी। पहला है करदाता संपत्ति का स्वामी हो, मतलब किसी भी अस्थायी संपत्ति पर हम डेप्रिसिएशन तभी चार्ज करते हैं या उसी संपत्ति पर हरास लगाते हैं जिस संपत्ति का ऑनर, मालिक करदाता होता है, स्वयं जो वह व्यक्ति जो टैक्स चुकाने का उत्तरदायी होता है, वह संपत्ति का यदि स्वामी है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन उसी संपत्ति पर लगाया जाता है जिस संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय और पैसे के कार्यों में किया जाता हो। मतलब संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय व पैसे में किया जाता मतलब किसी भी अस्थायी संपत्ति पर हम डेप्रिसिएशन तभी लगाते हैं जब उस संपत्ति का प्रयोग हम अपने कारोबार व्यवसाय के लिए निरंतर कर रहे हो। निजी उपयोग वाली संपत्तियों पर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रश्न है, हरास किस पर लगाया जाता है? हरास केवल अस्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, संपत्तियों पर लगाया जाता है। अस्थायी संपत्तियों का मतलब है यहाँ पे चाहे मूर्त संपत्ति हो या अमूर्त संपत्ति हो, दोनों प्रकार की संपत्तियों पर इनकम टैक्स में हरास लगाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों पर 25% है और मूर्त संपत्तियों पर अलग अलग ब्लॉक का रेट है। लेकिन यहाँ पे केवल भूमि को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक है, अगला है संपत्तियों पर किया जाने वाला व्यय। यदि किसी संपत्ति पर हमने कोई व्यय किया है, जैसे संपत्ति को लाने, ले जाने, स्थापित करने, अर्थात उसको स्टार्ट करने तक, यदि हमने कुछ एक्सपेंसेस किया है, कुछ व्यय किया है, तो संपत्ति के मूल्य में उसे जोड़ दिया जाता है, अर्थात वो भी माना जाता है कास्ट ऑफ एसेट्स माना जाता है। ठीक ना। अगला इसमें दिया है कि इनकम टैक्स में हरास संपत्तियों के ब्लॉक पे लगाया जाता है। ब्लॉक मतलब खंड पर लगाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जैसे एक समान संपत्तियां एक रेट से जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती हैं, उस सारी संपत्तियों पर अलग अलग डेप्रिसिएशन न लगाकर एक ग्रुप में, एक समूह में, एक खंड में, एक ब्लॉक में
डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, न कि अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक ना। अगला है कि इनकम टैक्स में हरास 1 अप्रैल टू 31 मार्च के मध्य लगाया जाता है। मतलब इसमें जो फाइनेंशियल ईयर चलता है इनकम टैक्स में वो हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है, तो इसी आधार पर हरास इसमें चार्ज किया जाता है। ठीक है। ठीक इसी तरह यदि किसी संपत्ति का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का प्रयोग 180 दिन से अधिक होता है तो पूरे वर्ष का हरास लगाया जाता है, वर्ष का हरास लगता है। लेकिन यहीं पर 180 दिन से कम है तो आधे वर्ष का हरास लगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि किसी एसेट्स का यूज उस फाइनेंशियल ईयर में यदि 180 दिन से कम किया गया है तो हाफ रेट से, जैसे 10% है तो 5% लगेगा, 20% है तो 10% लगेगा, लगाया जाता है। और यदि उस फाइनेंशियल ईयर में उस संपत्ति का यूज 180 दिन से अधिक किया गया है तो फुल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जो कि है। ठीक है। अगला है कि जितनी भी अमूर्त संपत्ति होती है, अमूर्त संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन 25% की दर से लगाया जाता। अमूर्त इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है कि ऐसी एसेट्स जिसे आंख से न देख सके न छू सके, केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका कारोबार में क्रय विक्रय किया जा सके, तो उसे अमूर्त संपत्ति कहा जाता है। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब क्या है? अमूर्त संपत्तियां। ठीक है। यदि कोई भूमि, जैसे भूमि व भवन, ठीक इसी तरह प्लांट व मशीन यदि पट्टे पर लिए गए हैं तो उस पर भी हरास लगाया जाता है, उस पर भी क्या किया जाता है? डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कि यदि कि कोई भी एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरीज को हम लीज पर लिए हैं, पट्टे पर लिए हैं, तो भी उस पर भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ठीक ना। ठीक इसी तरह यदि किसी प्लांट और मशीन में, किसमें? प्लांट एंड मशीन में अतिरिक्त वृद्धि किए तो उस पर भी क्या किया जाता है? हमारा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। यह डेप्रिसिएशन लगाने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक और महत्वपूर्ण बात वह है कि यदि कोई भी संपत्ति उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होती है, उसका उस एसेट्स का प्रयोग प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, तो 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ये भी लिख दे रहे हैं। यदि किसी संपत्ति का प्रयोग उत्पादन व निर्माण के लिए किया गया है तो उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते समय ये ध्यान दीजिएगा कि 180 दिन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसका यूज बार बार आता है।
तो ये तो था एक इनकम टैक्स का एक छोटा सा टॉपिक, डेप्रिसिएशन। इसमें क्या जाना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, किस सेक्शन के अंतर्गत है, कौन कौन सी पद्धतियों का यूज किया जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्ट है डेप्रिसिएशन लगाने के, और डेप्रिसिएशन लगाते समय क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, क्या नियमों को ध्यान में रखा जाता है, ये चीज है। एक वीडियो और आपको बनाएंगे डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड कि अगले वीडियो में कि डेप्रिसिएशन में क्या ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होती है, कास्ट ऑफ एसेट्स क्या होती है, किस संपत्ति पर किस रेट से डेप्रिसिएशन है, ये सब अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो हमें आसानी से मिल जाए, और बेल आइकन जो घंटी है जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए